सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके 4-5 फीचर्स हैं, एंड वन ऑफ द फीचर इज एनकैप्सुलेशन, राइट। और एनकैप्सुलेशन के अलावा मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। लिस्ट आउट पता है ना आपको? नाम बताइए एक बार, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। यस खुशबू, नाम बताइए, पता है ना आपको वैसे इसके? जैसे इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। और इनके अलावा दो फीचर्स हैं, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास पता है आपको, ऑब्जेक्ट पता है, इनहेरिटेंस पता है। अब हम चेक करेंगे एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, एक वन लाइन में अगर मुझे किसी को कहना हो कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, सो आई से थिंग्स रैप्ड इनटू समथिंग। ओके, कुछ भी चीज़ जिसको आप एनकैप्सुलेट कर सको, किसी चीज़ के अंदर कंटेनर के अंदर रख सको। जैसे कोई भी अगर सामान है, आप ये किसी एक बॉक्स पे रख दो और उसको लॉक कर दो, तो क्या हो गया, वो चीज़ एनकैप्सुलेट हो गई उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। सेम वे अगर हम जावा प्रोग्रामिंग की बात करें, तो यहाँ पर इन जावा क्लास कैन बी द गुड एग्जाम्पल फॉर एनकैप्सुलेशन। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर हम फील्ड्स बनाते हैं, उनके डेटा सेटअप बनाते हैं, उसके लिए टू स्ट्रिंग मेथड लिखते हैं। तो अ सिंपल क्लास, और मैं यहाँ पे देता हूँ पोजो क्लास। पोजो क्लास क्या होती है खुशबू? हेलो खुशबू, मीटिंग में हो या गए? म्यूटेड हो आप? मीटिंग में हूँ बट नो आइडिया। अच्छा, तो बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो गया था? सर म्यूट कर दिया था और मैं कंटिन्यू बोले जा रही थी, मुझे मालूम। हाँ, ओके, ठीक है। तो पोजो का आइडिया, मतलब पोजो मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसका प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अजीब सा फुल फॉर्म है ना, प्लेन ओल्ड यस जावा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि एक क्लास बनाएंगे आप। इट मीन्स a class with private fields and public getter setters, getters and setters। getter setter आपको पता है ना? यस सर। बस आपको क्या करना है, एक क्लास बनानी है, उसके अंदर एक दो फील्ड्स बनानी है जो कि प्राइवेट होंगे, और उसके पब्लिक getter setter बनाना है। सो दैट क्लास कैन बी नोन एज पोजो क्लास। और ये पोजो क्लास आप जावा में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। स्प्रिंग बूट में तो मतलब पोजो क्लास ही बनने वाली बहुत सारी। इनका एग्जैक्टली काम क्या होता है, अब काम के बाद रीजन मतलब क्यों बना रहे हैं इसको हम, वाई, वाई वी नीड प्रोजेक्ट क्लास नो। सो आंसर इज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टू ट्रांसफर डेटा, बस इतना लिख लेते हैं। कैसे वो देखेंगे, टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ऐसे लिख देते हैं। वो एंड डिफरेंट होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा। वन एंड टू अनदर, ठीक है, ये भी डन। तो प्रोजेक्ट क्लास क्या होती है बता दिया, यूज़ क्या है वो बता दिया। अब कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग बाद में, जब रिक्वायरमेंट आएगी। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि प्रोजेक्ट क्लास कैन बी द गुड एग्जाम्पल फॉर एनकैप्सुलेशन। सो कैसे करना है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बना लेते हैं।
ओप्स का ऑलरेडी पैकेज अपने पास है, तो डायरेक्टली ऑन द पैकेज देन क्लास और लेट्स से फोन। ओके, फोन बनाया, एक क्लास है ये, इसके अंदर प्राइवेट फील्ड्स बना देते हैं, प्राइवेट एंड प्राइस, स्ट्रिंग नेम या फिर ब्रांड कर देते हैं, और इसके गेटर सेटर। गेटर सेटर कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर सेटर। यहाँ पे ऑप्शन और भी होते हैं, हैशकोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, तो हमको यूज़ करना है गेटर सेटर। पिक किया, और किस किस फील्ड से बनाना है, तो मुझे फिलहाल सारे एक चाहिए, तो दोनों चेक करके ओके क्लिक। तो इक्लिप्स हमको गेटर सेटर बना देगा। नाउ दिस क्लास कैन बी नोन एज एनकैप्सुलेटेड क्लास, और ये एनकैप्सुलेट का एग्जांपल है। बस इतना ही एनकैप्सुलेशन, सिंपल है, कोई डाउट Yes. इसमें? No. ठीक है, तो इसी तरह आप अपने इस क्लास में बहुत सारे फीचर सेट कर सकते हो। लॉजिक नहीं लिखते हम लोग मोस्टली इन क्लासेस में, सिर्फ काम की चीज़ लिखते हैं, जैसे कि गेटर सेटर, टू स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्टर, बस लॉजिक नहीं होता। लॉजिक के लिए हम दूसरी सर्विस लेयर्स और कंट्रोलर्स और डाउ लेयर्स ये सब लिखते हैं। तो एनकैप्सुलेशन हो गया खत्म, इतना ही था इसके अंदर। नेक्स्ट देखना है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें दो तीन अलग से जो फीचर हैं ओप्स कॉन्सेप्ट के, वो यूज़ होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स पता है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कहते हैं, या कैसे अचीव करते हैं वो भी कह सकते हो, राइट राइट, कैन बी achieved or can be applied by using method overriding, okay, Yes, sir. and compile time, अगर ये पता तो बता देना, इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हम लोग, जितना पता है उतना देना। Overloading. Method overloading. ओवरलोडिंग, हाँ राइट, इसलिए मैं चाहता हूँ कंटिन्यूस डिस्कशन हो, जिसको जो नहीं पता वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं सब डिस्कस करने चलूँगा फिर अपना ये वीक खराब हो जाएगा इसमें, और अभी इसमें नहीं कर सकते टाइम स्पेंड। ओके, तो हमें टाइप्स पता लगे पॉलीमॉर्फिज्म के, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। अब फट से एक एग्जांपल बनाते हैं इसके लिए, मेथड ओवर लोडिंग के लिए। फर्स्ट इसी के अंदर दो क्लासेस बनाऊंगा, एक क्लास ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए है, यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास माउस, और क्लास बना दिया। इसमें क्या करते हैं, दो मेथड्स बनाते हैं, पब्लिक, Yes, sir. Method means same रहते हैं, argument different. डिफरेंट होते हैं, राइट। तो ब्रांड बनाया और सिस आउट, brand without arguments, copy, नहीं नाम नहीं, यहाँ लिखेंगे string name, with string argument। ठीक है ना, दो मेथड आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक ही फीचर। अब देखो ब्रांड का कई बार नाम भी होता है, कई बार नाम भी नहीं होते, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है तो वो यूज़ कर सकते हो, तो कुछ बार लोकल कंपनीज होती हैं
नाम तो देते हैं पर वो आपको वो किसी साइट पे नहीं मिलेंगे। जो लोकल मार्केट्स होता है, अगर वहाँ पे कोई आप चीज़ भी देखोगे, लेट सपोज कोई शूज़ पड़े वहाँ पर, तो वहाँ पे जो लोकल मार्केट में शूज़ होंगे वो आपको किसी साइट पे मिलने नहीं वाले। वो बस लोकल मार्केट पे बिक रहे हैं वो। तो उन ब्रांड्स के नाम नहीं है उस साइट पर। थिंक अबाउट। या फिर कोई माउस है, जैसे माउस का नाम लिख रखा है, लोकल मार्केट में माउस ही मिलते हैं, बहुत सस्ते होते हैं पर वो उनका हिसाब किताब बेकार होता है। तो वो साइट में मिल जाएंगे, जैसे बड़े ब्रांड्स डेल, एच पी, लॉगिटेक, एम एस आई, तो इन सब के माउस मिलते हैं, उनके नाम होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। तो काम है ब्रांड का, ब्रांड नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, या मिल रहा है, वो डिपेंड करता है मेरे उस पर्टिकुलर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन पर। कॉल करना सिंपल है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया और माउस डॉट ब्रांड, ये कॉल करने पर हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है वो कॉल हो जाता है ना। ये कॉल हो गया। और अगर आर्ग्यूमेंट वाला चाहिए तो लेट्स से एच पी एग्जीक्यूटेड ब्रांड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये कॉल हो गया। तो यस सर। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इसमें तो सिंपल है, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो बता देना। दिस वाज पॉलीमॉर्फिज्म का फर्स्ट टाइप। रन टाइम में क्या होगा ये कुछ भी। यहाँ पे दो अलग क्लास बनाएंगे, अब इसको बिठाते हैं। तो ओवरराइडिंग में कॉन्सेप्ट है किसका, इनहेरिटेंस का, राइट। तो अभी हमने देखा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। happens within the class। अब बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की या फिर मेथड ओवरराइडिंग की। दिस फीचर नीड्स टेंस। ओके, ये इसका एक रिक्वायरमेंट है, इनहेरिटेंस हो तभी काम करेगा, क्योंकि ओवरराइड तो तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से ह्यूमन, और पब्लिक void eat, that says human eat। ठीक है, क्लास बनाते हैं man, and man says extends human, right। और सेम मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, है ना। बस यहाँ पे क्या होगा, इस मेथड का डिफरेंस होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन क्लास के अंदर ऑलरेडी एक मेथड था ईट, जब मैन क्लास ने इसको एक्सटेंड किया तो सेम मेथड को ये चाह रहा है कि ओवरराइड करे। क्यों, पहले इसके अपना देख लेते हैं। ह्यूमन ठीक है, रन करा कोड को मैंने, क्या लिखा गया, ह्यूमन ईट। ओके दैट्स फाइन, और ह्यूमन ईट्स। अब मैं मैन क्लास ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ मैन डॉट ईट। अब क्या आउटपुट आएगा खुशबू, सेम ही है। सेम आएगा है ना, क्योंकि ये मेथड इसका नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कहाँ से, पेरेंट क्लास से। यस। हमें चाहिए कि इसका खुद का फीचर हो,
तो इस वजह से हम मेथड को ओवरराइड करते हैं। ओके, अब रन करते हैं तो ह्यूमन नीड्स एंड मैन नीड्स आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मेथड ओवरराइडिंग का बिहेवियर चेक करा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करते हैं, जब चाइल्ड क्लास को उसका खुद का फीचर चाहिए, राइट, देन वी यूज मेथड ओवरराइडिंग। तो इसमें कन्फ्यूजन था ना कल आपको, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कुछ और है तो बताइए। यस सर, अभी क्लियर हुआ कि पेरेंट्स क्लास एंड सब क्लास के मेथड्स सेम होनी चाहिए। ओके, हाँ, तो रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो सिग्नेचर है मेथड का वो सेम होना चाहिए। ये यस। पब्लिक वॉइड रीड, अगर मैं चेंज कर दूंगा तो वो भी देख लो एक बार को, जैसे वॉइड है, मैं कह रहा हूँ इसको इंट कर देता हूँ मैं, और रिटर्न कर देता हूँ 1। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि कंपाइलर चेक कर रहा है कि ईट नाम का मेथड पेरेंट क्लास में भी है, पर उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और मैंने यहाँ पे इंट दे दिया। तो पढ़ो क्या बोलता है ये, द रिटर्न टाइप इज इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डॉट ईट, है ना। यस। तो ये कह रहा है या तो रिटर्न टाइप वॉइड कर दो या फिर ओवरराइड कर दो। देखो, या तो उसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, कोई एक चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इतने का स्क्रीनशॉट लेके ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि अगर आप रिटर्न टाइप चेंज करोगे तो मेथड ओवरराइड तो होगा नहीं, उल्टा एरर आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन इज चाइल्ड क्लास मेथड should use same method of parent class has. Okay, so this completes runtime polymorphism. So इतना ही polymorphism है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करें एक्सेप्शन हैंडलिंग, या कुछ और क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। नो सर, नो। नो क्वेरी, चलो फिर एक्सेप्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग या एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एनी आइडिया। एक्सेप्शन एंड एरर एक्सेप्शन को। क्या होते हैं। हम्म, पुरानी क्लास से कुछ इमेजेस निकाल लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। एक्सेप्शंस होते हैं अनवांटेड कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसे सिनेरियोज जो हमारे नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करते हैं। यस सर। एबनॉर्मल कंडीशंस कहते हैं इसको, एबनॉर्मल कंडीशंस विच disrupts the normal flow of the code। ठीक है, नॉर्मल फ्लो समझ रहे हो ना, कि पहले लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 से एग्जीक्यूट होगी, पर एक्सेप्शन आ गया तो सब कुछ बंद हो गया, दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अभी कुछ देखते हैं, फर्स्ट इमेज में कुछ मैंने ऐड किए थे क्या, एक्सेप्शन नहीं। ओके, तो ये कंडीशन से निकाल लेते हैं। तो एक्सेप्शन देख लिया हमने क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको यहाँ से हटा देते हैं, नीचे एक टॉपिक है। ओके, और यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन पता लग गया, और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, रिजॉल्विंग द एक्सेप्शन बाय यूजिंग सम कीवर्ड्स प्रोवाइडेड इन जावा लैंग्वेज, एंड दीज आर द कीवर्ड्स ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। यूज़ किया कभी इनको आपने। यस सर। चलो ठीक है, ओके, तो मतलब ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, हम सीधा यूज़ कर सकते हैं। तो शायद मेन मेथड के साथ यूज किया जाता है, ट्राई एंड कैच तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थ्रो, जो फाइनली है कि ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं फाइनली के लिए। थ्रो क्या बोला आपने, दोबारा रिपीट करिए। थ्रो मतलब मेन मेथड के साथ, समझा नहीं मैं।
थ्रो मेन के संग इसका यूज ये होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम है, फिर ये हम्म। एक्सेप्शन यहाँ से हैंडल करने के लिए थ्रो कर सकते हैं। क्यों? ऐसे किसने कहता है कि मैं सिर्फ मेन के संग यूज करूंगा? ये तो गलत है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कुछ। तो सुनिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी मेथड के संग यूज कर सकते हो ना आप तो। सर ये अगर कहना चाह रहे ये कह सकते हो कि मेथड सिग्नेचर यस की यूज संग यूज होता है, मेन मेथड के संग यूज होगा, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है। ऐसे कह सकते हो मेथड सिग्नेचर के संग उसको यूज किया जाता है, थ्रोस को। अरे गलत नाम हो गया। अगर आपका पैकेज नाम गलत हो गया तो राइट क्लिक करना है पैकेज पर, यहाँ पे एक ऑप्शन था रिफैक्टर, रीनेम किया और डॉट लगा दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, ये पैकेज का नाम है, राइट क्लिक। अब एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1। मेन मेथड बनाया, यहाँ पे लिखा सिस आउट, और लिख रहा हूँ मैं ऐसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इनको समझाने के लिए, स्टेटमेंट 1 लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, क्या आउटपुट आएगा? 1 2 5, राइट। यस कोई इशू नहीं है, सीधी बात है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं इंट c इक्वल्स टू 5/0, क्या आएगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन आएगा ना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यस ओके, अब रन कर देखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, एग्जैक्टली कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 तो आएगा, उसके बाद एक्सेप्शन आ गया, यस सर। तो क्या ये 4 और 5 प्रिंट होंगे? सर यहाँ से एरर आ गई है तो नहीं होगा। ट्रैक पैड यूज कर लेंगे तो फिर ठीक है, वो ट्राई केस को बात देखिए पहले, मैंने समझा ना पर कि एग्जैक्टली हुआ क्या, पर रन किया कोड मैंने, तो प्रिंट किया हुआ स्टेटमेंट 1 2 3 और फिर नीचे लिखा गया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि जो ये पूरा डिटेल जो प्रिंट हुआ है नीचे, इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है? एक मिनट, मुझे एक्सेप्शन का मैसेज समझाइए, सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा ना। ये तो समझना है कि एक्सेप्शन में डिटेल क्या क्या आती है। ये मेरे पास कंसोल पे है आउटपुट, वो जो रेड में है उसका मुझे मतलब बताइए, समझाइए। एक मिनट, यस बताइए। जावा में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक्सेप्शन समझ में आना चाहिए। आपको समझ आ रहा है एक्सेप्शन? ये सर सही आ रहा है। तो फिर सर डिवाइडेड बाई जीरो हम्म, ये क्या चीज़ है एक्सेप्शन इन थ्रेड में, ये क्या है? वो ठीक है, यहाँ तक ये तो समझ में आ रहा है बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कोई भी समझ सकता है इसको। बाकी चीज़ें क्या है ये एक्सेप्शन इन थ्रेड में, और फिर ये क्या चीज़ है ये बताइए। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं। ये तो सिंपल है कि स्टेटमेंट 1 2 3 प्रिंट कर दिया, हाँ इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, लिखाया एक्सेप्शन इन थ्रेड में। तो क्या होता है जब हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, राइट क्लिक किया, रन एज और एप्लीकेशन, तो JVM जावा वर्चुअल मशीन एक थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है। JVM creates a thread with the name main to call the main method, ठीक है। JVM एक थ्रेड क्रिएट करता है, उसका नाम मेन होता है, और उस थ्रेड के थ्रू आपका मेन मेथड कॉल होता है, क्योंकि कोई तो कॉल करेगा। और यस ये स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि JVM ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा आपकी क्लास का। रन टाइम पे उसे कैसे पता कि आपने क्लास का नाम क्या कर रखा हुआ है, तो उसको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इतने से बेटर है कि उसने क्या करा, इसलिए हम लोग मेन मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, ताकि जब लोड करें इस क्लास को तो मेन मेथड क्लास के नाम से पिक हो जाए, क्योंकि क्लास तो लोड हो गई, तो क्लास डॉट मेन मेथड, इसका नाम भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से इसका जो मेन मेथड है वो स्टैटिक होता है, ताकि रन टाइम पे जब JVM इसको लोड करे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े।
तो क्लास नेम ऑलरेडी मेमोरी में होगा, तो क्लास नेम डॉट मेन और कॉल हो जाता है आपको कॉल। तो इसलिए लिखा हुआ है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। जो थ्रेड मेन है उसके अंदर एक्सेप्शन आया है। एक्सेप्शन का नाम क्या है? जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जावा डॉट लैंग क्या है? ये पैकेज का नाम है। ये क्या डिवाइड बाय जीरो? ये एक्सेप्शन का रीजन है ना, ये यस रीजन सर। है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एट कॉम्पैक एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट एग्जाम्पल वन। मतलब जो ये पैकेज है ये वाला, है ना, यस। इसका पैकेज का नाम लिख रखा है कि इस पैकेज के अंदर ये क्लास है एग्जाम्पल वन, उसके अंदर एक मेथड है मेन, ये रहा। लाइन नंबर क्या लिखी हुई है? 9। लाइन नंबर 9 ये रहे ना। तो इस लाइन पर एक्सेप्शन आया। सारा एक एक वर्ड समझ में आ गया? कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ? तो एक्सेप्शन समझना जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म पे प्रोग्रामिंग मैटर नहीं करेगी, डिबगिंग एंड एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये मैटर करता है। कोडिंग सिंपल है, ये जब टफ है। मेरे सभी जितने बैच होते हैं सब मैं चीज़ ले करता हूँ कि प्रोग्रामिंग तो आप कर लोगे, कॉपी पेस्ट का काम है, गूगल पे जो सर्च कर लो, पर ये चीज़ आपको समझने है कोई समझाएगा नहीं, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा या फिर कहीं क्लास लिया है तो उससे पूछना पड़ेगा। अगर वो बता दे अच्छी बात है, वरना फिर अभी तो एक लाइन लिखी हुई है, रियल प्रोजेक्ट्स में कम से कम 100-200 लाइन होती है एक्सेप्शन की, वहाँ से कैसे फिगर आउट करोगे एक्सेप्शन कहाँ आया, है ना। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कि एग्जैक्टली एक्सेप्शन कहाँ आया, ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, अपने पास एक्सेप्शन आ गया, अब इसको फटाफट से रिजॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल विथ ट्राई कैच। ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप बैकग्राउंड बता देना क्योंकि वो गाड़ी चल रही ना। टेस्टर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ये लाइन में इशू है, तो मैं इस लाइन को ट्राई कैच पर डाल दूंगा, है ना। यस। डिस्ट्रैक्टर्स। अब अगर रन करूंगा तो मेरे को पांचों आउटपुट मिल जाएंगे, पांचों स्टेटमेंट मिल जाएंगे, है ना। रन करते हैं और मैं बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आउटपुट आ जाए। अब ठीक है। तो क्या हुआ, पहले स्टेटमेंट 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर ये लाइन एनकाउंटर हुई लाइन 10। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, तो जैसे ही एक्सेप्शन आता है ट्राई कैच के बाद वो लाइन कंट्रोल सीधा कैच ब्लॉक में चला जाता है, और कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस टैग को प्रिंट कर देगा। ये स्टैक है, उसके बाद फिर 4 और 5 प्रिंट हो गया। ये सबसे सिंपल यूसेज है ट्राई कैच ब्लॉक का, इतना आपको पता है? यस सर। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, जो नहीं पता वो पढ़ेंगे, और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिए। इन केस का इंस्ट्रक्ट होते हो तो लेट मी नो, वी कैन सॉर्ट दैट इशू एज वेल। ओके, तो ये आया, और सीक्वेंस में भी आउटपुट सेम आ गया। ओके, दिस इज डन। अब फाइनली कीवर्ड है, फाइनली कीवर्ड का यूज़ किया है। सर यूज तो किया है बट अभी अच्छा, होता है क्या अगर फाइनली कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं आप कोड में, तो यहाँ लगाते हैं ना फाइनली ब्लॉक लास्ट में, फाइनली ब्लॉक। इसका काम ये है कि दिस कोड, दिस ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, यस इट सर। विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। डजेंट मैटर कि आपके पास कोड में एक्सेप्शन है या नहीं। तो एक रन करते हैं इस कोड को, देखते हैं। ये आ गया, इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, है ना। अब मैं यहाँ से डिवाइड बाय इसको 5 कर देता हूँ, अब तो एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो राइट क्लिक करा, रन एज एप्लीकेशन, फिर भी प्रिंट हो गया, बीच में प्रिंट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट प्रिंट हुए, फिर फाइनल ब्लॉक और फिर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जावा टॉप टू बॉटम अप्रोच है, टॉप से जाएगी लाइन नंबर 5 से टिल 18 तक जाएगा कोड ये, और इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए 1 2 3, देन दिस लाइन, देन फाइनली, एंड देन रेस्ट ऑफ द लाइन्स। इस पे कोई क्वेश्चन है फाइनली का? इसके सर। इतने काम है। अभी जब हम लोग JDBC और बाकी क्लास करेंगे तब उसमें इसका यूसेज देखेंगे अच्छे से। तो अभी इसका ये काम सबसे बड़ा है कि ये कोड हमेशा एग्जीक्यूट करेगा इररेस्पेक्टिव क्या क्या कोड में एक्सेप्शन है या नहीं है।
finally block. This block will always execute the always execute irrespective of the exception case. तो ये always execute होगा. खत्म, full stop. Now what's next? इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं. या तो आप हाउ टू राइट, वो ये बता देता हूँ. फर्स्ट इसका केस 1 है कि आप इसको ट्राई ब्लॉक देन कैच ब्लॉक. सर मल्टीपल यूज कर सकते हैं ना ट्राई कैच. हाँ जी बिल्कुल, उसको कहते हैं नेस्टेड. कैसे? और एक कोड एक ही मेथड में आप कई बार यूज़ कर सकते हो, पर अगर रिक्वायरमेंट नहीं है एक ट्राई वैसे काम चल सकता है, ज़रूरत नहीं होती इसकी भी. ठीक है, पर आप लिख सकते हो, कोई एरर एक्सेप्शन नहीं आएगा. केस 2 इसका क्या है कि आप सीधा ट्राई कैच और फाइनली यूज़, मतलब कैच की जरूरत नहीं है, सीधा आप ट्राई फाइनली यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये भी एक सिंटैक्स है इसका लिखने का. ये पता था आपको? कोड गोज हियर, कोड दो तरीके से फाइनली यूज़ कर सकते हैं, विथ ट्राई कैच फाइनली और जस्ट ट्राई फाइनली. बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं अभी. जब कॉन्क्रीट टॉपिक जैसे कि इनपुट आउटपुट पैकेज हो गया, जीडीबी सीपीआई हो गया, कलेक्शंस हो गया, वहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तब फाइनली इसको यूज़ करेंगे. यहाँ पे तो बस हमको यूसेज समझना है कि ये ब्लॉक्स का काम क्या है. एक्सेप्शन यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे जाके इनको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ट्राई कैच फाइनली कीवर्ड्स हो गए. नेक्स्ट थ्रो एंड थ्रोज. उसके पहले आपको टॉपिक सुनना पड़ेगा कस्टम एक्सेप्शन का. कस्टम एक्सेप्शन पता है क्या होते हैं? हेलो, कस्टम एक्सेप्शंस या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस. हेलो, यस सर. क्या हो गया, बोलिए ना. सर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा अच्छा, ओके. कैसे, हेडफोन में तो वायर वाला है कि वायरलेस वाला है? एनीवेज, कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, आइडियाज का कुछ? ओके कोई बात नहीं, माइक का इशू हो रहा होगा. ऑल्सो known as user defined exception, जो कि यूजर डिफाइन करते हैं. अब थिंक अबाउट, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो किसी, और प्रोजेक्ट लेट्स से कुछ ऑनलाइन ऐप का है. अब इसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है यस, खुशबू आवाज आ रही है? यस सर अभी आया. ठीक है. ओके, सो आई वाज सेइंग कि कस्टम एक्सेप्शन को हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी कह सकते हैं. और इसके यूसेस क्या है कि जो एक्सेप्शंस जावा लाइब्रेरी में नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट. जैसे थिंक अबाउट कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ऐप. ठीक है, इसमें हमने लॉजिक वगैरह रखे. अब थिंक अबाउट कि ऑनलाइन ऐप में यूज़र लॉगिन करेगा, है ना. और उस केस में हो सकता है कि यूज़र लॉगिन ना कर पाए या फिर रॉन्ग क्रेडेंशियल्स डाल दे. तो लॉगिन के लिए बना सकते हैं लॉगिन एक्सेप्शन, है ना. क्या ये क्लास आपको जावा लाइब्रेरी मिलने वाली है? नहीं मिलेगी, है ना. ये एक्सेप्शन सिर्फ इसके अंदर ही पड़ी. ये हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र लॉगिन कर रहा है. अब थिंक अबाउट कि उसने कुछ परचेज करा और उसका कार्ड या फिर जो भी मोड था पेमेंट का वो फेल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ पेमेंट एक्सेप्शन, है ना. हमारे पास ऐसे एक्सेप्शन की बहुत सारे क्लासेस हैं. कहाँ पे पड़े हुए हैं? लैंग पैकेज के अंदर. इफ़ यू ओपन द डॉक्यूमेंट rt.jar, स्क्रॉल करोगे तो java.lang पैकेज होगा एक.
एल, ये रहा। इसको ओपन करने के बाद देखेंगे आप बहुत सारे क्लासेस होंगे एक्सेप्शन की, लास्ट वन के एक्सेप्शन लिखा होगा, जैसे कि एरर नेगेटिव से एरर साइज एक्सेप्शन, ये एरर है, एक्सेप्शन आया, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, रिफ्लेक्टिव ऑपरेशन एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, और यहाँ पर टाइप नॉट ऑपरेशन। मतलब देख रहे हो आप किस सारे एक्सेप्शन यहाँ पर है जो प्री डिफाइंड है, जावा लाइब्रेरी के संग आते हैं। पर कुछ चीज़ें हमें चाहिए जो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, जैसे कि ये लॉगिन एक्सेप्शन हो गया, पेमेंट एक्सेप्शन हो गई। तो अगर आपको ऐसे एक्सेप्शन बनाने हैं तो आप अपने एक्सेप्शन बना सकते हो। तो हाउ टू क्रिएट दिस, रिक्वायरमेंट समझ में आ गया क्यों कस्टम एक्सेप्शन बना रहे हैं हम लोग, कि रिक्वायरमेंट हमारे पास ऐसी कि अगर कुछ चीज़ फेल हो रही है तो हम एक्सेप्शन बनाएंगे उसके लिए और उसको यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में। कैसे, थोड़ा टाइम में देखेंगे, पर यहाँ हम सीख रहे हैं हाउ टू क्रिएट दैट। ऑलरेडी रिक्वायरमेंट बता दी कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। तो क्या करना है, स्टेप वन में क्रिएट अ जावा क्लास, देन एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, ये जावा क्लास के अंदर है। रन टाइम एक्सेप्शन दिखाता हूँ, इसके अंदर कही होगी आर आर रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन। इसको ओपन करोगे। अच्छा, ये पता है कि डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करते हैं, ये तो किया नहीं हमने इसमें। ठीक है, तो क्या करना है, कोई भी आप क्लास को ओपन करिए, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज आई जस्ट वांट टू सी डॉक्यूमेंट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, तो स्ट्रिंग को ओपन कर लिया, ऐसा ब्लैंक कर रहा है ना, क्या लिख रहा है कि सोर्स अटैच नहीं है इसमें, या सोर्स नॉट फाउंड। तो अटैच सोर्स पे क्लिक करा हमने, एक्सटेंड लोकेशन पे गए, यहाँ पे एक फाइल है एक्सटर्नल फाइल है ना, इस पर क्लिक करा, और आपको जाना है जहाँ पे जावा की सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव पे जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राइव, जावा के अंदर गए, जो भी आपकी जेडी के वर्जन है, जैसे मैं 8 यूज़ कर रहा हूँ, 14 में आई गेस नहीं होता यहाँ पर, तो आप नेट पर भी सर्च मार सकते हो। जेडीके के अंदर का यहाँ पे जिप फाइल मिलेगी आपको एसआरसी, जब डाउनलोड करोगे तब मिल जाएगा आपके इंस्टॉल करने पर। एसआरसी सेलेक्ट करने के बाद ओपन क्लिक किया, और अब जैसे ओके क्लिक करूँगा डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो डाउनलोडेड वर्जन होता है उसी में सोर्स कोड मिलता है इसका। तो रन टाइम क्लास ये रही, आप ओपन करेंगे तो मिल जाएगा, ये रही पब्लिक क्लास रन टाइम एक्सटेंड एक्सेप्शन एंड समथिंग। पैकेज किसके अंदर है, लैंग पैकेज के अंदर। ठीक है, डन। तो एक्सटेंड करना है रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को, और उसके बाद क्रिएट टू constructors, default and argumented। ठीक है, ये टोटल डिपेंड करता है आपके यूजेस पर कि आपको कितने कंस्ट्रक्टर चाहिए, कोई इसका फिक्स रूल नहीं है। तो इसे मैं लिखा डिफ़ॉल्ट तो चाहिए प्लस आर्गुमेंटेड, डिफ़ॉल्ट हमेशा बनाना है, ख़त्म, ये 3 स्टेप से काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्रिएट करके। यहाँ पे गए एसआरसी, और एक्सेप्ट के पैकेज के अंदर गए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं राइट क्लिक न्यू अ क्लास, और यहाँ लिखता हूँ लेट्स से मैं कर रहा हूँ पेमेंट के लिए, तो पेमेंट एक्सेप्शन, पेमेंट एक्सेप्शन यहाँ पर क्लास बन गया। नेक्स्ट स्टेप वाज एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, देयर इट इज, एंड लास्ट स्टेज वाज क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स। सो मैं 2 कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा इसके लिए, एक तो डिफॉल्ट और एक आर्गुमेंटेड वन। तो आर्गुमेंट के लिए उसके लिए पहले से देते हैं पेमेंट एक्सेप्शन, और ये तो डिफॉल्ट ही रहेगा खाली, इसमें डाल दूंगा स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, स्ट्रिंग का काम क्या है, कुछ आइडिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम सुपर की यूज करेंगे, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट वन। इससे क्या होगा, कुछ आइडिया, सुपर के जो मैसेज पास कर दिया हमने तो क्या करते हैं, उसका क्या यूज है, पेरेंट को। पेरेंट क्लास को कॉल किया और उसमें क्या पास कर दिया, जो भी मैसेज आया हुआ है ना। तो यस। पेरेंट क्लास कौन सी है इसकी, रन टाइम एक्सेप्शन। तो जब भी आप इस कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये रन टाइम पर रन टाइम एक्सेप्शन का वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिस पे लिखा होगा स्ट्रिंग। अगर आप कंट्रोल क्लिक कर इस पे जाओगे ना, सीधा आपको वहां लेके चल जाएगा, देखो आगे ना। और रन टाइम एक्सेप्शन भी खुद एक मैसेज कॉल कर रहा है, सुपर कॉल कर रहा है। इसको ओपन करेंगे तो ये एक्सेप्शन क्लास के अंदर चल जाएगा, ये एक्सेप्शन क्लास, और ये खुद एक सुपर कॉल कर रहा है। तो क्या कर रहा है हमने, चेन बन गई है, और यहाँ पे फाइनली ये सब डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बहुत लंबी चेन है ये, इनहेरिटेंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए तभी समझ में आएगा, और सुपर कीवर्ड।
तो अभी इतना छोड़ देते हैं, हमारा क्लास रेडी है, कस्टम एक्सेप्शन क्लास इज रेडी। तो जो भी स्टेप्स लिखे थे उनको फॉलो करा हमने और एक क्लास बन के आ गई। अब यूज कैसे करना है वो देखते हैं। अब हमने क्लास बना लिया, उसका यूसेज भी तो देखना पड़ेगा। कस्टम क्लास तो रेडी है पर इसका यूज क्या है, तो इसको बनाते हैं टेस्टर, इसको करते हैं खाली, ये सब हटाते हैं क्योंकि टेस्टर क्लास है तो हमारे यहाँ पे जाएगा मेन मेथड। डन। अब रिक्वायरमेंट चाहिए हमें पहले कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है और पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी एक कंडीशन डाल दूंगा। एक टाइप बनाते हैं बुलियन, ठीक है, लिखते हैं इज पेमेंट डन और इनिशियली कर देंगे फॉल्स इनिशियलाइज। ठीक है, अभी पेमेंट डन नहीं हुई है। अब नीचे एक इफ ब्लॉक लगा दूंगा, समझ में ना आए तो बोल देना है क्या क्या है ये। अगर ट्रू है तो ये हो, एल्स ये हो। ठीक है, तो अगर यस पेमेंट नहीं हुई तब तो एल्स ब्लॉक चलेगा, और अगर पेमेंट हो गई है तो इफ चलेगा। तो अभी सिर्फ दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ मैं। पेमेंट नॉट लिख देते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक बार को। अभी एक्सेप्शन क्लास यूज नहीं हुई है, सिंपल लॉजिक चलाया, इसको ट्रू कर दूंगा तो फर्स्ट इफ चल जाएगा। ठीक है, ओके। यस अब हम थोड़ा सा रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने लिए कि हम एक पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा सिसआउट लगा के एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि लॉग्ड इन कर सकते हैं, लॉगिंग इन ऑनलाइन ऐप, ठीक है, फिर नेक्स्ट, उसके बाद आइटम्स एडेड इन कार्ट, ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट। अब इसमें क्या करूँगा, मैं ले दूंगा बिल जनरेटेड, ओके, पेमेंट नॉट डन, पेमेंट डन, बिल जनरेटेड। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और तो है नहीं, तो हम मैसेज के थ्रू एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। तो यूजर क्या करेगा, पहले लॉगिन करेगा ऑनलाइन ऐप में, जो भी आइटम्स परचेस करना है उसको कार्ट में ऐड करेगा, फिर प्रोसीड करेगा पेमेंट के लिए। अब अगर पेमेंट कर दी उसने, यहाँ पे लेते हैं पेमेंट इन प्रोसेस, ठीक है, पेमेंट चल रही है, और यहाँ पे लास्ट में ले दूंगा लॉग आउट फ्रॉम द ऐप। ओके, इसको रन करते हैं, क्या बोलता है, login and app, items added in cart, proceeding for payment, payment in process, payment not done, log out from the app। ठीक है, ये एक सिंपल सिनेरियो है, पर यस ऐसा भी होता है कई बार पेमेंट में क्या हुआ, बिल आपका आपने पेमेंट करा और पेमेंट होगी, बिल जनरेट नहीं हुआ, है ना, एक्सेप्शन केस है ना ये। यस सर तो उसको हैंडल करने के क्या करेंगे, अगर पेमेंट में एक्सेप्शन आती है, पेमेंट डन नहीं होती है, तो वहाँ पे फ्लो को वहीं ख़त्म कर दो, आगे जाओ मत। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस, और अब लगाऊंगा यहाँ पे कंडीशन, एक और कंडीशन ऐड करते हैं, इज अमाउंट डिडक्टेड फॉल्स। ठीक है, जो पैसे मैंने कटे कि नहीं कटे, तो यहाँ पे एक और बड़ा सा इफ ब्लॉक लगाएंगे, इफ इज अमाउंट डिडक्टेड, इफ के अंदर ये सारा डाल देंगे। अमाउंट की स्पेलिंग गलत हो गई,
AMOUNT। तो अमाउंट डिडक्टेड है तो पेमेंट डन हो गया, अब जनरेट कर दो, अदरवाइज पेमेंट नॉट डन और लॉग आउट कर दो। तो इन केसेस में क्या करूँगा मैं, एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा मैं कि अगर अमाउंट डिडक्ट हो गया है तो पेमेंट एक्सेप्शन नहीं आएगा, पर अमाउंट अगर डिडक्ट नहीं हुआ और प्रोसेस चल रही तो एक्सेप्शन आएगा। तो ऐसे कुछ सिनेरियो हम सोचते हैं यहाँ पर। तो इफ़ अगर ये होता है अमाउंट डिडक्ट हो गया तो ये एंड इज पेमेंट डन। डन की जगह एक और चेंज करते हैं इसमें, इस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, अमाउंट डिडक्ट हुआ है, पेमेंट कंप्लीट हो गई है, तभी ये चलेगा। अब इस स्लॉप को ऐसे हटा देते हैं, इनकी अब जरूरत नहीं है। तो देखो रिक्वायरमेंट आती जा रही है, हम अपने कोड को चेंज करते जा रहे हैं। तो दो कंडीशन हमारे पास कि अमाउंट डिडक्ट हुआ और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई, तभी आएगा पेमेंट डन, बिल जनरेटेड। अदरवाइज क्या करेंगे, हम यूजर को लॉग आउट नहीं होने देंगे, हम कर देंगे थ्रो न्यू पेमेंट एक्सेप्शन, खत्म। ठीक है खुशबू, एक बार वापस देखिए क्या लिखा हमने। ऐप में लॉगिन करेगा यूजर, आइटम्स ऐड करेगा कार्ट में, पेमेंट के लिए प्रोसीड करेगा, पेमेंट प्रोसेस में हो रही है, अब पेमेंट चल रहा है, अब अमाउंट डिडक्ट हो गया और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तब तो पेमेंट डन हो जाएगा और बिल जनरेट हो गया। अदरवाइज पेमेंट में एक्सेप्शन आ जाएगी। सिंपल है, ऐसे हम करते हैं वेबसाइट पर ही। अब इसको रन करते हैं, क्या आया, पेमेंट इन प्रोसेस और एक्सेप्शन आ गया किसमें, पेमेंट एक्सेप्शन पे, लाइन नंबर 17। अगर इस पर क्लिक करेंगे आप, ये जिस पर लिखा हुआ है टेस्टर ये सब, ये रहा, यहाँ पे एक्सेप्शन आया। पर इसमें समझना एग्जैक्टली हुआ क्या है ना। तो मैं लिखूंगा ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, कुछ सिंपल से एक मैसेज डाल दिया कि पेमेंट हो गई है, खत्म, कुछ गड़बड़ हो गई पेमेंट में। तो अब ये मैसेज जो आपका है ना ब्लैंक पे आ जाएगा, है ना। अभी तो कुछ मैसेज नहीं है, जैसे वहाँ पे लिखा था डिवाइड बाय 0, यहाँ पे कुछ आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक स्ट्रिंग पास कर दी, तो ये कॉल करेगा दूसरे कंस्ट्रक्टर को जिसमें स्ट्रिंग पास कर रखी है। अब अगर रन करते हैं इसको, तो क्या लिखा है फिर, ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस। इसको रन करते हैं तो प्रॉपर आ जाएगा मैसेज। अब ठीक है, तो ये यूसेज है थ्रो कीवर्ड का। यस खुशबू, एक बार स्क्रीन को यहाँ पे ले आता हूँ और जो भी आउटपुट है वो देख लीजिए। एक बार आराम से स्क्रीन को देखिए, कुछ डाउट है पूछिए। रिटर्न से एक्सप्लेन रिटर्न से कहाँ से बताइए दोबारा। यहाँ से थ्रो एक्सेप्ट। ओके, ये वाला, हेलो। यस सर। अब ये सोचिए कि मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा मैं। यस सर, आवाज आ रही है। अब आ गई आवाज, अब आ गई। मैंने कोड को रन कर दिया, देखो क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन फेल हुआ प्रोसेस पे और लॉग आउट फ्रॉम द ऐप हो गया, है ना। मैसेज दिख रहा है कंसोल पर। सर यार आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, ऑफिस में नेट नहीं चल रहा क्या सही। यस सर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक हो रहा है बहुत सर ज़्यादा। यहाँ पर तो जैसे पेमेंट। हाँ जी, देखो मैंने इस कोड को रन करा है, क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन फेल ड्यूरिंग प्रोसेस, तो ये तो लिखा आ गया, प्लस लॉग आउट भी कर दिया इसने। समझ में क्या लिखा हुआ इसमें, कि आपने कहीं पे यूज़र को रोका ही नहीं, पेमेंट फेल हो गई तो लॉग आउट ही करा दी यूज़र का, तो ये तरीका गलत हो गया ना, है ना। हमें यूज़र को रोकना भी तो है, यस। बताने कि क्या यस। रॉन्ग हुआ, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने एक एक्सेप्शन बनाया कि जैसे यहाँ पे कुछ भी इशू हो तो यूज़र को वहीं रोक दो, लॉग आउट मत होने दो।
हम उसको वापस पेमेंट कराएंगे। ओके सर। ठीक है, तो आप इसको करते हैं ऐसे। तो देखो पेमेंट प्रोसेस वाला और एक्सेप्शन आ गया। अब ट्राई करना आ गया, तो उसका मतलब पेमेंट दोबारा कर सकता है वो, ये नहीं कि लॉग आउट ही कर दो उसको, है ना। तो ये एक सिनेरियो था। यस सर। तो दैट्स यस। हाउ वी यूज ट्रैक। अगर मैं देखो एक सिंपल एग्जांपल भी बना देता, पर आपको ऑलरेडी इसका आइडिया इसलिए थोड़ा सा मैंने टिपिकल कर दिया हल्का सा, कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं मैनेजर्स में। सो दिस इज स्टिल थ्रो कीवर्ड। कल हम थ्रोज यूज करेंगे, प्लस आपके पास एक बड़ा सा होमवर्क है कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के टाइप्स बताइएगा और उसके एक्सेप्शन के नाम। थ्रोज पढ़ के आइए वापस से। मैंने थ्रोज जैसे पढ़ा क्योंकि आपने गलत स्टेटमेंट दी थी, तो खुद से चेक करिए कि एक्चुअली कैसे काम करता है। एंड दिस इज द फर्स्ट थ्रोज कीवर्ड। और दूसरा क्या बोलते हैं इसे, चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। सो डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है, ये दोनों को देख के आइए कैसे काम करता है ये, और विद एग्जांपल्स अगर हो सके तो विद एग्जांपल्स। ठीक है खुशबू, टास्क क्लियर है। अरे यार, ये खुशबू आवाज आ रही है आपको? यस सर, अभी आ रही है। ओके, ठीक है। ओके, तो आपको ये करना है, एक तो थ्रोस कीवर्ड काम पे काम करना है, एंड देन डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन विद एग्जांपल्स, प्लस जो भी आपका कल का सर्वलेट का छोटा है उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सर्वलेट में और आगे बढ़ रहे हैं हम। क्लास दोबारा नहीं होगी, रिपीट कर रहा हूँ, आपको वीडियो से देखनी पड़ेंगी। तो बेटर है यस कि सर। पैरेलली जितने टॉपिक चल रहे हैं कवर करिए। थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे होमवर्क नहीं दे रहा ज़्यादा। चाहे तो आप सिर्फ डिफरेंस देख के आ जाइए, एग्जाम्पल हम कल कर लेंगे, पर सर्वलेट का काम पहले कर लेना, फिर इस पे आना। ठीक है, कोई क्वेश्चन या डाउट पूछिए। यस सर, आई कैन। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, अच्छी बात है, कर सकते हो। ठीक है फिर, दैट्स इट। नो सर, मैं वोटेड। हाँ जी। सर थोड़ा सा नाइट में, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने 9 9 PM तक रखा है टाइमिंग।